Good evening students and welcome to the last lecture of coordination compounds. हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन में ये बात कर रखी थी आपसे कि व्हाट इज बैलेंस बाउंड थ्योरी, व्हाट इज वार्नर थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समय मैंने डिस्कस नहीं किया था, कहा था कि आज डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का डिस्कशन लेना ही क्यों है, ये पहले समझो आपको। होता क्या है, वार्नर ने तो बोला प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है, बैलेंस बाउंड थ्योरी बोलता है कैविटेशन क्या, स्ट्रक्चर क्या है, इनर फील्ड आउटर फील्ड। बट कहीं भी ये डिस्कशन में आपको मैंने बताया जब कि DsP2 में जो d ऑर्बिटल यूज होता है, sp3d2 में जो d ऑर्बिटल यूज होता है, वो वही d ऑर्बिटल क्यों यूज होता है। लिखते जरूर है कि ये होता है, लेकिन रीजन क्या है। इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल अज्यूम करके चलता है कि आपका d ऑर्बिटल क्रिस्टल की तरह है, कंपाउंड क्रिस्टल की तरह है। फॉर एग्जांपल मान लो क्रिस्टल का नॉर्मल स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में आपने देखा है, तो क्यूब से डिनोट कर रहे होते। लेट्स से ये क्यूब आपके पास दे रखा है, ओके। अ क्यूब इज गिवन, क्यूब इज गिवन। अब देखो बीच में मान लेते हैं सेंटर में एक मेटल है, इसमें बीच में क्या है आपके पास, मेटल। Let's say this is x-axis, this is z-axis, और इसका perpendicular जो बाहर की साइड आ रहा होगा that will be y-axis, x y z axis दे रखा है। अब लिगेंड्स इसके सामने अप्रोच करेंगे, मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड अप्रोच करते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें सबसे पहले, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करते हैं तो 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। लेट्स से L आफ्टर दैट L, ठीक है, और L एंड 6 अलग अलग लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 लिगेंड से अप्रोच करेंगे तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये बात भी आपको समझ में आ रही है। d ऑर्बिटल अगर देखा जाता है तो वो क्या करेगा, लिगेंड्स के अप्रोच करने के चलते रिपल्शन फेस करेगा। लिगेंड से आपके पास वो अप्रोच कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज योर d ऑर्बिटल्स, इनिशियली ये आपका d ऑर्बिटल था, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में था। अब क्या हुआ, लिगेंड्स इसके सामने अप्रोच करने लगे, ठीक है, तो कहते हैं दिस इज लिटिल बिट एक्साइटेड d ऑर्बिटल। लिगेंड से अप्रोच करेंगे तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड d ऑर्बिटल्स ड्यू टू लिगेंड्स के आने के चलते थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब क्या होगा ये बात समझो, ऑक्टाहेड्रल अगर बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात होगी, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपके पास जो रिपल्शन फेस करता है d ऑर्बिटल जो रिपल्शन फेस करता है वो सेम नहीं, दो अलग अलग रिपल्शन होंगे। क्यों, देखो x एक्सिस पे ही लिगेंड अप्रोच कर रहा है, वैसे यहाँ पे y पे अप्रोच कर रहा है, यहाँ z पे अप्रोच कर रहा है। तो d ऑर्बिटल होते क्या क्या है, एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, एक होता है dz स्क्वायर, एक होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर। तो रिपल्शन ज्यादा कौन फेस करेगा, जो कि x y और z एक्सिस पे लाई करता है। हमें तो ये बात पता है ये दोनों dz स्क्वायर z एक्सिस पे लाई करता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर का आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो x और y एक्सिस पे लाई करता है। तो रिपल्शन ये दोनों ज्यादा फेस करेंगे, रिपल्शन ज्यादा फेस करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये एक रेफरेंस लाइन है जिसको हम कह रहे हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर के कंपैरेटिव अगर देखा जाता है तो एनर्जी बढ़ गई किनकी, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर की। एनर्जी बढ़ गई थी, ऊपर चले गए, इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है ड्यू टू द रिपल्शन फेस्ड बाय देम। क्योंकि बाकी जो तीन है dxy dyz dxz तो 45 डिग्री पे लाइन करते हैं xyz के, तो इनकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है, रिपल्शन कम है, एनर्जी डिक्रीज करेगी।
सिंपल था, ये समझ सकते हो, अगर इनकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है इनकी एनर्जी फिर क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी तो कांस्टेंट रहना है ना। तो ये आपकी एनर्जी इंक्रीज कर गई और dx by dy z और dx z की एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट में इन दोनों ऑर्बिटल को ईजी ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस टू आर ईजी, शॉर्ट में टर्म दिया गया। वैसे इन तीन को क्या कहते हैं, तो दिस इज T2g, दिस इज नोन एज T2g, दिस इज ईजी एंड दिस इज T2g। रेफरेंस लाइन से एनर्जी क्या डिफरेंस है, लेट्स से ये कंप्लीट एनर्जी है, यहां से Eg से T2g का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा नॉट है। इसी डेल्टा नॉट को 10dq भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी कितना है, डेल्टा नॉट या 10dq। तो ऊपर कितनी एनर्जी होती है, तो ऊपर होती है बैरी सेंटर से 0.6 डेल्टा नॉट, 0.6 डेल्टा नॉट ऊपर होती है। और ये जो T2g है इसकी एनर्जी कितनी होती है, तो -0.4 डेल्टा नॉट। ये एनर्जी आपके पास दे रखी होती है। अब ऑक्टाहेड्रल आपके पास लिगेंड दे रखा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करना आप स्टार्ट करोगे। इलेक्ट्रॉन आपने कहां फिल किया, 1 2 3 इस तरह फिल किया। फिर उसके बाद क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, ये जो एनर्जी गैप है ये कम होता है। ठीक है, ये एनर्जी गैप कम होता है। तो भी कहते हैं, तो अगर आपके पास मान लो मेटल दे रखा है तो एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर, फिर यहां पे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू हुंस लॉ। ठीक है, हुंस लॉ ये कहता है पेयरिंग बाद में स्टार्ट होगी, पहले सिंगली ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो ये केस यहां पे भी हो रहा था कि यहां पर सिंगली ऑक्यूपाई हुआ, उसका पेयरिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, तो यहां पे दो तरह की एनर्जी है, एक तो एनर्जी कौन सी हुई, तो डेल्टा नॉट की एनर्जी है। मैं कहता हूं कि अगर आपका जो डेल्टा नॉट है, डेल्टा नॉट और पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि पेयरिंग हो रही है ना, पेयरिंग एनर्जी अगर डेल्टा नॉट से ज्यादा है मेटल के पास, मेटल है, डेल्टा नॉट के कंपैरेटिव पेयरिंग एनर्जी हाई, तो यहां पर हम कहते हैं ये किसका सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है वीक फील्ड लिगेंड का। पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से ज्यादा होगी तो वीक फील्ड लिगेंड है। अगर हम कहते हैं कि आपका पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी इज लेस, डेल्टा नॉट ज्यादा है, इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। याद होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैंने क्या कहा था, मान लो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, पहले 3 तो फिल हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा नॉट क्या आपके पास ज्यादा है, डेल्टा नॉट ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब ये गैप क्या है, काफी ज्यादा बन चुका है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर नहीं जा सकता। एनर्जी गैप कम होता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, क्योंकि हुंस लॉ क्या कहता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो चौथा आपका इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ सकता, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, कंपैरेबल एनर्जी नहीं है। तो क्या करता है, पेयरिंग स्टार्ट करता है। पांचवा इलेक्ट्रॉन वो भी पेयरिंग स्टार्ट करेगा, छठा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट करेगा, 7th इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये केस होता है, क्यों, क्योंकि ये गैप बढ़ जाता है, ये गैप बढ़ जाता है, पेयरिंग का एनर्जी कम रहता है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड में क्या था, ये गैप कम था, इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहां गया था, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यहां पे जाएगा, दैट इज T2g में। ये कंडीशन है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा नॉट कम है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नॉट ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। तो ये आपका स्प्लिटिंग हुआ, तो यही एनर्जी रिस्पांसिबल होती है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या कहते हैं कि Eg कहां चला गया, ऊपर, और T2g कहां चला गया, नीचे। ये कंडीशन होती है, और दिस इज 0.6 डेल्टा नॉट और दिस इज -0.4 डेल्टा नॉट। अब यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई, ये क्योंकि क्रिस्टल माना था हमने आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या कहेंगे, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी,
वैल्यू होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी। ईजी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 0.6 डेल्टा नॉट से। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डेल्टा नॉट। ओके, प्लस हम यहां पे बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय -0.4 डेल्टा नॉट। ये होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे गौर से देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में ये जो एनर्जी तब है जो इलेक्ट्रॉन्स हमने डाला। अगर बाय द वे इसी केस में पेयरिंग भी होती है तो हम कहेंगे MP। P क्या है? पेयरिंग एनर्जी। P इज पेयरिंग एनर्जी और M क्या है? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हुए हम उसकी बात करते हैं। तो ओवरऑल ये होता है नेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल्स इनटू 0.6 डेल्टा नॉट। देख रहे हो 0.6 में लिखा था आपको। डेल्टा नॉट अगर मैं बता दूंगा तो आप बता सकते हो प्लीज, मल्टीप्लाइड है। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इनटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेयर्ड इनटू पेयरिंग एनर्जी। सर्टेन टाइम मेनली नीट में तो नहीं बट जेई एडवांस या जेई की क्लासेस जो आप लेते हो उसमें क्वेश्चन जो बनाते हैं जेई के एग्जाम में से पूछा जा सकता है कि CFS की वैल्यू क्या है। तो ओवरऑल जेई में तो वैल्यू निकलवा सकते हैं, जबकि नीट में सवाल ऐसा पूछा जाता है कि वीक फील्ड लिगेंड में डेल्टा नॉट और P का कंपैरिजन कराते हैं तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा डेल्टा नॉट कम, दूसरा डेल्टा नॉट ज्यादा पेयरिंग एनर्जी कम। मेरे ध्यान आपको ये रखना है कि अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है तो आपको अभी डायग्राम में मैंने बताया ही था, तो dx² ऊपर जाएगा, dz² ऊपर जाएगा, जबकि dxy dxz और dyz नीचे जाएगा ड्यू टू द रिपल्शन फेस्ड बाय देम। दिस ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, दो स्प्लिटिंग और हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको लिख लो, डायग्राम को अच्छे से बनाइए। ठीक है, क्यूब आपने आई थिंक ड्रॉ कर लिया होगा, अदरवाइज आपको समझना है क्यूब भी बना लीजिएगा। प्लीज राइट इट डाउन। चलो दूसरा जो आपका स्प्लिटिंग है हम उसे डिस्कस करते हैं। पहले तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग समझ में आ गया अगर आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं देखता है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए मैंने क्रिस्टल अज्यूम किया, क्यूब लिया। अब ये बात समझो कि अगर क्यूब दे रखा है, सेंटर में क्या था आपके पास? एक मेटल दे दिया। ठीक है, सेंटर में आपके पास एक मेटल दे दिया गया। अब जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है तो जो अप्रोच का पोजीशन है आपको याद होगा, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में अगर देखा जाता है तो जो एंगल है मेटल और आपके पास लिगेंड्स की 109.5 डिग्री का अप्रॉक्स होता है। अप्रोच जब करेंगे तो एक्स एक्सिस ये सब पे नहीं करें। लेट्स से मैं ये देता हूं, एक लिगेंड यहां है L, ठीक है, दूसरा लिगेंड यहां है L, तीसरा L, चौथा L। टेट्राहेड्रल है ना आपके पास जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल है, तो आप सिंपली इस तरह से अज्यूम कर लो। देख लो Z, X और Y इन तीनों के किसी लाइन में नहीं आ रहा, लेकिन टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री है तो लाइन में नहीं आता, लाइन में नहीं आता। ये जो है आपके पास अब जो रिपल्शन देगा वो ओवरऑल Eg को कम देगा क्योंकि वो एक्सिस पे था, जबकि T2G जो कि dxy, dxz और dyz होता है उनको रिपल्शन ज्यादा होगा। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वो क्या होता है 45 डिग्री पे लाई कर रहे होते हैं। ठीक है,
एक्स वाई और जेड पे जो है आपके पास डी ऑर्बिटल, उनके बीच में एंगल कितना 109.5, और इन सब के बीच में कितना होता है 109.5 माइनस 45। तो नजदीकी ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर नजदीकी ऑर्बिटल्स होंगे तो रिपल्शन कौन ज्यादा फेस करेगा? ये तीन ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं। ज्यादा रिपल्शन फेस करें तो उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यहां पे बैरी सेंटर आपके पास जो था वो एज इट इज है, एज इट इज हमने रखा, बट टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है। तो ऊपर कौन सा जाएगा आपके पास? ऊपर जाएगा आपके पास T2G। क्या जाएगा? T2G ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या होगा? ये एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? पिछली बार मैंने क्या लिखा था? -0.4 डेल्टा नॉट। अभी कितना लिखेंगे हम लोग? +0.4 डेल्टा टी। ठीक है। जबकि नीचे क्या जाएगा? नीचे काफी कम आपके पास एनर्जी, नीचे जाएगा आपके पास दिस टू। कौन कौन से? तो ये जाएगा Eg। Eg क्या क्या थे? तो एक था आपके पास dx² y², रिपल्शन कम है, dz²। ये एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? ये होगा -0.6 डेल्टा टी। पिछले डेल्टा नॉट लिखा था, इसमें डेल्टा टी। क्यों? ये जो कंप्लीट एनर्जी है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है ना, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की कितनी एनर्जी होती है? तो डेल्टा टी होती है। ये 0.4 डेल्टा टी और ये -0.6 डेल्टा टी। T2G कौन कौन से होते हैं? dxy, dxz, dyz। तो ओवरऑल इस तरह से आपके एनर्जी डिफरेंस आते हैं। मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ये वाली तीन T2G नीचे आते हैं, Eg ऊपर होता है, तो यहां पर उल्टा होता है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो पहले कैसे डालोगे? यहां, फिर यहां, देन अप इस तरह से जाता है। ठीक है। दिक्कत ज्यादा आपको होती नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल तभी सच्चा बनता है। हाइड्रोजन क्या होता है? sp3 डी ऑर्बिटल यूज नहीं होता, बट स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी। ठीक है। सवाल कैसे पूछा जाएगा? तो इन दिस केस ऐसा पूछा जा सकता है कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग द एनर्जी बिटवीन T2G and Eg is T2G is greater than Eg, Eg is greater than T2G, T2G is comparable to Eg, or we cannot derive the relation। तो एक्चुअल क्या है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में? तो हम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग सिंपली ये कह रहे हैं, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग T2G की एनर्जी क्या होगी? Eg से ज्यादा होती है। ये बात आपको समझ ली है। ऐसा रीजन मैंने बता दिया, ड्यू टू द रिपल्शन। ठीक है। पहला क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इज डन, दिस इज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ये भी हो जाएगा। इसके बाद एक स्क्वायर प्लेन है, उसको हम देखेंगे। आप इसको प्लीज नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड स्प्लिटिंग डिस्कस करें, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर तो आप समझो, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर होता है क्या? ज्योमेट्री तो हम कहते हैं प्लेनर होता है, ये बात तो क्लियर है। बट बनता कैसे? चार लिगेंड्स 1 2 3 and 4, स्क्वायर प्लेनर कहते हैं हम लोग इससे। दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही है। लेकिन डायरेक्टली नहीं बनता ये। आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की जब भी आप बात करते हैं, ये डायरेक्टली कभी नहीं बनता। होगा क्या? चारों लिगेंड्स एक दूसरे से अटैच्ड है, एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं। दो लिगेंड्स और लेते हैं, अप और डाउन। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के चार लिगेंड्स प्लेन में आ गए, दो अप और डाउन। ये कौन सी ज्योमेट्री है? दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में से ये अप और डाउन वाले लिगेंड्स अगर मैं हटा दूं, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, तब क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। इनफैक्ट स्क्वायर प्लेनर डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता, पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की स्प्लिटिंग होती है, फिर वहां पे से आपके पास दो लिगेंड्स हटाए जाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल का हमने स्प्लिटिंग कर लिया। क्या कहा था हमने? डी ऑर्बिटल्स थे, हायर एनर्जी पे गए, बैरी सेंटर, Eg ऊपर। Eg में कौन कौन से? dx² y², dz² ऊपर आया था, और नीचे क्या आया था? dxy, dxz, dyz, नीचे आ गया। अब क्या हुआ? आपके पास मैंने कहा कि ओवरऑल समथिंग ऐसा केस था, इस क्यूब दे रखा है, इस क्यूब में
आपके पास जो एक्सिस है ये z है, ये x है और ये y है। इस एक्सिस पे अगर देखा जाए तो आपके पास दो जो लिगेंड्स थे, यहां से एक अप्रोच किया, अप्रोच यहां से भी हो रहा है, लिगेंड्स का अप्रोच यहां से भी हो रहा है, लिगेंड्स यहां से भी अप्रोच कर रहा था। तो अब आपका ये अप्रोच था 6 का, तो ये माना जाता है कि आपके पास लिगेंड्स हटाए गए। कहां से? अप और डाउन। टॉप और बॉटम कौन सा एक्सिस लिया जाता है? टॉप और बॉटम हमारा एक्सिस लिया जाता है z एक्सिस से जो लिगेंड्स उसको हटा दिया गया। z एक्सिस से लिगेंड्स को हटाओगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा। कहां पे? जो z एक्सिस को इन्वॉल्व करता है। तो पहले जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो गई, दिस इज नथिंग बट डेल्टा नॉट। अब हमने क्या किया? z एक्सिस से लिगेंड्स को हटाना स्टार्ट किया। तो dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, तो z से हटाया लिगेंड, इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई। ये क्या होगा? dx स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें भी देखो dxy dxz और dyz, तो नीचे कौन आ जाएगा? इसमें z एक्सिस इन्वॉल्व है, dxz dyz, ये क्या आएगा? dxy। तो z एक्सिस से कोई लिगेंड हटा है, xy से कुछ नहीं हटा, तो इसकी रिपल्शन बढ़ेगा और उल्टा इसका डिक्रीज करेगा। अब होगा क्या? रिपल्शन और घटने लगता है, क्योंकि पहले तो धीरे धीरे हट रहे हैं ना, और उसके बाद लिगेंड कंप्लीटली हट के स्क्वायर प्लेन में बन गए ज्योमेट्री। इसकी एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। दिस इज dx स्क्वायर y स्क्वायर। इसकी एनर्जी पेरी सेंटर से कम चली जाती है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट dz स्क्वायर। अब सिर्फ लिगेंड कहां है? xy पर है, इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। दिस इज dxy और इसकी एनर्जी क्या होगी? और घट जाएगी। ये कितना बन जाएगा? ये होगा dxz एंड dyz। ओवरऑल आपका एनर्जी का लेवल क्या है? सबसे नीचे आएगा dxz dyz, फिर आएगा dz स्क्वायर, फिर आएगा dxy, सबसे ऊपर क्या आएगा? dx स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहां से इस लेवल से लेकर नीचे तक की जो एनर्जी, इसको हम कहेंगे डेल्टा sp, स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेन। आपको ये भी दिख रहा है कि डेल्टा sp इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। दैट इज ट्रू। इवन ये भी बात पता रखते हैं हम लोग कि डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन डेल्टा t होता है। ठीक है? इनफैक्ट अगर देखा जाए, डेल्टा sp इज नथिंग बट 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट होता है, एंड डेल्टा t इज नथिंग बट 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट होता है। इस तरह से आपके स्क्वायर प्लेन में स्प्लिटिंग हुई। सबसे ऊपर क्या आया? dx स्क्वायर y स्क्वायर dxy dz स्क्वायर dxz dyz। इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन नीचे हो गए, 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान रहे हैं, पेयरिंग होती चलेगी 4 6, फिर इसको आप लोगे, फिर इसकी पेयरिंग होगी। क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का टेंडेंसी क्या है? पेयरिंग करना। ऊपर कौन सा ऑर्बिटल खाली रह गया? dx स्क्वायर y स्क्वायर खाली है, और ये क्या करेगा? आपके पास s और p के साथ फिर इंटरेक्ट करेगा, dsp2 स्क्वायर प्लेन में बनाता है। तो आप कहेंगे कि अगर आपके पास ऊपर ऑर्बिटल खाली है, यही आपके पास 4s और 4p के साथ ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री बनाएगा। एग्जांपल्स हम देखेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अब स्क्वायर प्लेन में मैंने क्यों कहा था कि dx स्क्वायर y स्क्वायर ही होगा, इसकी एनर्जी सबसे ऊपर होती है, ये 4s के कंपैरेबल चली जाती है, ये इन्वॉल्व होता है। जबकि sp3d2 और d2sp3 की बात करते हैं, d2sp3 में मैंने ये क्यों कहा था कि dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर ये इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि एनर्जी किसकी ज्यादा थी वहां पे? dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर उनकी ज्यादा थी, Eg की एनर्जी ज्यादा थी, इसीलिए ये इन्वॉल्व होता है इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, सबसे एनर्जी ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है रीट में, किसकी एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा है? स्क्वायर प्लेन की स्प्लिटिंग ज्यादा, फिर डेल्टा नॉट के देन डेल्टा टी की, डेल्टा sp डेल्टा नॉट डेल्टा टी, डेल्टा sp इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा नॉट, डेल्टा t इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। ओके, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेन स्प्लिटिंग।
एग्जाम्पल्स देख के हम ये भी समझ आएंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। प्लीज इसको लिख लो, फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइट इट डाउन। सो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास NiCl4। निकल पे चार्ज क्या है? +2। क्या लिखोगे? D8 होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है। D8 4s2 होता है, बट +2 है तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? गायब हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड। स्प्लिटिंग कैसे करोगे? तो नीचे 2 ऊपर 3, फर्क नहीं पड़ता वैसे क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। इलेक्ट्रॉन सब में 3 4 5 6 7 8। मैं बस ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं सो दैट आपको आइडिया लगे। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, इस तरह से 2 आपके ऑर्बिटल्स टूट चुके हैं। इलेक्ट्रॉन फील्ड है, फिर क्या आएगा आपके पास? 4s और साथ में यहां क्या आएगा? ये आएगा 4p। वाइब्रेशन क्या होगा? आपके पास इलेक्ट्रॉन पुट कर रहा हूं मैं लिगेंड्स के क्लोरीन। Cl- कहां देगा? यहाँ पे एक Cl- कहां देगा? यहाँ पे एक Cl- कहां देगा? यहाँ पे एक Cl- कहां देगा? यहाँ पे। वाइब्रेशन विल बी sp3। दिस विल बी नथिंग बट टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 × 4 √8 बोर्ड मैग्नेट। NiCl4 2- अगर ले लिया जाए, अगेन निकल क्या है? इस केस में भी D8, बट डायग्राम में नहीं बनेगा। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग थी, इसका प्लेन का क्या लिखता था मैं? तो नीचे लिख दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए dxz dyz, फिर dz², फिर dxy, फिर dx² y²। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। कैसे रखोगे? 1 2 प्रिपेयरिंग 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये खाली ऊपर वाला, बगल में क्या है इसके? 4s एंड 4p। बात को समझो, बात क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन डाले तो 8 पुट कर दिए। स्क्वायर प्लेनर है आपका, स्प्लिटिंग हो रही 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 और Cl स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। क्या यूज होगा? तो Cl- इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा 1, Cl- इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा 2 3 एंड 4। वाइब्रेशन क्या होगा? dsp2। इनर d ऑर्बिटल है, इनर d कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी कह सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर D8 सिस्टम है और आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि खाली है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड है तो हम क्या लिखेंगे? इट इज नथिंग बट टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं हम ड्रॉ करके। डी कौन से यूज हुआ? तो dx² y², ये भी आप बोल सकते। ओके, लिखिए इसे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में स्क्वायर प्लेन हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। लेट्स टेक निकल ही ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा आसान पड़ेगा। निकल ही ले लिया, अमोनिया ले लिया 6 और +2। ये आपके पास दिया इसका बस जो भी ज्योमेट्री हो दैट इज ऑक्टाहेड्रल। इट कैन बी ईदर D2 sp3 या sp3 D2, सब चेक कर सकते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सिस्टम कौन सा है? सिस्टम इज D8, D8 वाला सिस्टम, D8 वाला सिस्टम दे रखा है। 1 2 3, ये आपके पास D8 सिस्टम दे दिया है। नाउ कमिंग टू द अमोनिया पार्ट।
ठीक है, आप बोलोगे स्प्लिटिंग होगी, वेल एंड गुड, स्प्लिटिंग हो जाएगी। ऊपर क्या जाएगा, ऑक्टाहेड्रल है, Eg ऊपर चला गया और T2G नीचे चला गया, ये भी बात सही है। 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं आपको, ये 8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, तो 1 2 3 ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है, पेयरिंग पहले होती है, तो हमने पेयरिंग की 5 6 7 एंड 8 इस तरह से हम रखा, बट एक ही डी खाली रहा, ठीक है। तो इस केस में ऐसा तो हो नहीं सकता कि डी एक ले ले और उसके बाद बाकी दो ले, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल तो है नहीं ना कि आपके पास एक इसका डी ले और बाकी कुछ आगे एक 3D ले, 4D ले, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्री रहता है, तो इसमें इश्यू नहीं आता। तो अगर फ्री है, इन द सेंस सारे ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा D8 का, इट विल बी sp3 d2। ये d तो इलेक्ट्रॉन्स डले हुए हैं ना, अगर आप बोलोगे पेयरिंग करा दे तब भी एक ही खाली है, तो d sp3 d नहीं हो सकता, दिस विल बी sp3 d2। ऑक्टाहेड्रल मैग्नेटिक मोमेंट √50, पैरामैग्नेटिक आउटर डी कॉम्प्लेक्स। ये इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल खाली था, दो होते तब D2 sp3 हो सकता था, ठीक है। अगर मैं दिक्कत है यहाँ पे तो आप ये समझने की कोशिश करो, लेट से निकल क्लोरीन ले लेते हैं 6, ठीक है, निकल क्लोरीन 4-, ठीक है, निकल अभी भी D8 है, ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पे भी क्या होता है, T2G नीचे, Eg ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता, ठीक है, 6 to 8, ठीक है। तो होगा क्या, D8 सिस्टम है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या, D से कंप्लीटली फिल्ड है, sp3 d2, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, दो पेड इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी √8 m, ये √8 होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम देखा था मैंने, √8, 6 2 8 6 + 2 8, √8 मैग्नेटिक मोमेंट, आउटर डी कॉम्प्लेक्स sp3 d2, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है एंड इट विल बी पैरामैग्नेटिक। यहां से हमको एक बात समझ में आ रहा है, what is the relation that we have found it there? The relation is this, कि अगर D8 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो या फिर वीक फील्ड लिगेंड ले लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो या वीक फील्ड ले लो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, दोनों के लिए आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट √8 आएगा, हाइब्रिडेशन विल बी sp3, फर्क नहीं पड़ता। क्यों एक ही ऑर्बिटल खाली होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग भी करते हैं तब। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। जस्ट टेक द एग्जांपल 5th, ये आपके लास्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन भी था, इसकी बात करते हैं। कॉपर है 4, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्कैपुलर ज्योमेट्री की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कहते हैं इस केस में, अगर बात कर रहे हैं, नीचे आपके पास दो ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, फिर एक, फिर एक और फिर एक, सबसे ऊपर होगा dh² y²। यहां पे अगर बात करते हैं तो इट विल बी dxz dyz, यहां बात करते हैं dz², यहां बात करते हैं dxy। आपके पास कॉपर जो होता है, इसका सिस्टम कौन सा है, इट इज नथिंग बट इट इज D9 सिस्टम। इलेक्ट्रॉन्स पुट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इस तरह से रखते हैं। इसी चीज को यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट आपके पास d ऑर्बिटल यहाँ पे, एक यहाँ पे आ गया, दिस इज कंपैरेटिवली अगर देखा जाए दिस विल बी 4s, थोड़ा सा एनर्जी का अगर बात करें, dh² y² 4s 4p। अब हो क्या रहा है इस केस में,
क्योंकि 9 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी क्या होती है, पेयरिंग करने की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिंस ये तीनों एनर्जी सेम लेवल पे ही होती है, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाता है। क्यों? एनर्जी सबकी सेम है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी है आपके पास इनर डी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री बनाने की। क्यों? तो स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री के लिए डी डेल्टा एसपी ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो फिर साइनाइड क्या करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दूसरा यहां दे सकता है, तीसरा यहां दे सकता है, चौथा यहां दे सकता है। वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी DsP2। इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अंडर रूट। इलेक्ट्रॉन कहां गया, जंप करके गया ये p ऑर्बिटल में। ठीक है, बात ध्यान रखना, वो D9 सिस्टम अगर दे रखा है तो इस पैरामैग्नेटिक। यस, बीबीटी ने भी इसको एक्सप्लेन किया है। बीबीटी का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से, क्रिस्टल फील्ड से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बीबीटी ये कहता है कि आपके पास डी में जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, 4s है और 4p है, तो उनका भी ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक है, वाइब्रेशन आएगा DsP2, बट उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था एनर्जी का। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो फिनोमेना है ऐसा का दिखता है, दैट इज नोन एज ट्रांसफेरेंस। इन्होंने नाम ट्रांसफेरेंस दे दिया। अकॉर्डिंग टू बीबीटी इट हैज आल्सो बीन एक्सप्लेन्ड, बट द टर्म इज ट्रांसफेरेंस इन दिस केस। जब CFT की बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो उन्होंने एक्सप्लेन करते समय बताया कि एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है, dx2y2 और 4p, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, लमसम सेम हो जाती है। ये एनर्जी सेम क्यों होती है कि स्प्लिटिंग होने के बाद dx2y2 की एनर्जी काफी ऊपर चली जाती है और कंपैरेबल हो जाती है 4s और 4p के, इसीलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती होगी कि कॉपर वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, अगर ये बात समझ में आती है तो 6 भी देख ही लेते हैं, प्लीज नोट कर लेना। 6 छोटा सा है, इसमें ज्यादा मैं आपको लोड नहीं दे रहा। कॉपर का 6 ले लेता हूं, NS36 प्लस 2, पिछली क्लास में मैंने लिया था। 6 मतलब 6 है तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल होगा। सिस्टम तो अभी भी क्या है, D9 है। मैंने ये बात बताई थी कि एक D 3D का और 4D का यूज नहीं हो सकता। देखो, दिस इज 3D, दिस इज 4s, दिस इज 4p, और 4D कहां होता है, 4D की एनर्जी थोड़ी तो ज्यादा होगी। ठीक है, ट्रांसफेरेंस का केस तो पॉसिबल नहीं है। आपके 3D dx2y2 4s 4p तक ठीक है, 4D भी तो एनर्जी ज्यादा ही होगी। तो एक D का यूज हो और एक 4D का यूज हो, एक 3D का यूज हो, एक 4D का यूज हो, पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, इसलिए वाइब्रेशंस का क्या होता है, sp3 d2। D9 सिस्टम है, पैरामैग्नेटिक रह जाएगा। There's a magnetic moment of under root 3, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अंडर रूट। ठीक है, तो कॉपर केस में ले लिया, D9 ले लिया, एक मैंने स्क्वायर प्लेन देख लिया। अगर मैं यहाँ अमोनिया को हटा के इसके यहाँ पे क्लोरीन पे लूंगा तो क्लोरीन के लिए फिर क्या हो जाता, इट विल बी sp3। चाहो तो उसको भी लिख लो, 7 ले लेते हैं, 6 7, ओके। Cu H2O ले लो, वापस भी वीक फील्ड लिगेंड है, 4 ले लेते हैं, प्लस 2 D9 सिस्टम है, is still D9 and this will be tetrahedral हो जाएगा sp3। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तब sp2। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कंक्लूजन ये निकला कि अगर D9 सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे पर, तो क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट DsP2। अभी फील्ड लिगेंड है तो इट विल बी sp। ठीक है, ऊपर वाला स्क्वायर प्लेनर और अबाउट द नीचे वाला this is tetrahedral।
स्टॉप प्लेन हो गया, दूसरा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। बस इसका तो पता है, अगर ये ऑक्टाहेड्रल होता तो इट इज sp3d2 दोनों केस में, ठीक है। ऐसे में कई एग्जांपल्स ले सकता हूं, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। एक कोबाल्ट का केस और देख लेते हैं, राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन, चलिए। कोबाल्ट की किसकी बात कर रहे हैं? कोबाल्ट क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट 27। तो +2 मतलब D7, इंटरेस्टिंग केस है। 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। बात समझ में आ गई होगी अब तक। नीचे 3 ऊपर 2, नीचे T2G ऊपर EG। 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, 6 नोड पेयर करने से पहले D7, 7 इलेक्ट्रॉन्स, वाटर वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3। चौथा कहां जाएगा? चौथा ऊपर जाएगा, क्यों? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है इसकी। 4th 5th 6th 7th। हाइब्रिडेशन ऑब्वियसली फिर क्या होगा? तो हाइब्रिडेशन की अगर बात करें तो विल बी sp3d2। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, आउटर डी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कितने पेयर इलेक्ट्रॉन? 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट √15 मोर मैग्नेट्रॉन। बस कहानी खत्म हो गई आपकी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोबाल्ट का ये केस क्लियर है, वीक फील्ड लिगेंड में कोई इशू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग नहीं होती। इंटरेस्टिंग केस आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। क्यों? अब बात को समझो। कोबाल्ट, अमोनिया ले लेते हैं, लेट्स से +2। D7 सिस्टम 3 हमने पुट किए, यहां 2 1 2 3। पेयरिंग होगी, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब आप क्या करेंगे? पेयरिंग 4 5 6 एंड 7। एक खाली छोड़ा हमने। ये क्या था आपके पास? Eg और ये T2G। Eg इज कंपेरेबल टू S, और इसकी एनर्जी लगभग कंपेरेबल है। देन 4p कंपेरेबल टू लमसम इनसे 4d। अब 2 अलग अलग ऑर्बिटल तो यूज नहीं कर सकते। अगर एक खाली हो, तो ये कैसे? आपको 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो sp3d2, लेकिन यहाँ पे 2 ऑर्बिटल खाली है। टेंडेंसी तो यही होगी कि किसी तरह ये एनर्जी बना ले। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके इधर चला जाए तो पॉसिबल है। तो ऐसा हो सकता है। क्यों? मैंने कहा 3d 4d दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ 3d हो इट इज पॉसिबल। तो होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाए, तो एनर्जी कंपेरेबल है। तो फिर क्या होगा? आपका अमोनिया आएगा। अमोनिया कहां इलेक्ट्रॉन देगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर क्या हो जाएगी? D2sp3। ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो कि 4d में आकर बैठ गया। एक का बैठना चलता है, लेकिन 4d को अगर इन्वॉल्व करोगे पूरी तरह से लिगेंड के साथ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स दूर चलेंगे न्यूक्लियस से, अनस्टेबिलिटी आती है, इसलिए एक चला जाता है। और ये क्या है आपका? पैरामैग्नेटिक। इट्स पैरामैग्नेटिक। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रूट। तो इससे मतलब क्या निकला हमारे पास? इन केस D7 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हाइब्रिडेशन क्या है? D2sp3। और वीक फील्ड लिगेंड में क्या है? इट विल बी sp3d2। मैं हर स्ट्रक्चर बना के देख रहा हूं, आपको कोई रूल नहीं बता रहा, कोई ट्रिक नहीं बता रहा। आप भी हर स्ट्रक्चर डी ऑर्बिटल चेक करोगे खाली है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ये नहीं कि आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल माइंड में बना ले, ठीक है। अब कैसे बना के चेक करोगे? ऑक्टाहेड्रल के 2 ऑर्बिटल बनाना, टेट्राहेड्रल के 2 बनाना, स्टॉप प्लेनर के 4 बनाना, और उसके बाद चेक करना
whether it is octahedral, spark-planar, tetrahedral, or it is outerly inert या magnetic moment चेक करना। So these 9 examples are more than enough to understand the crystal field structure और किस तरह से energy distribution होता है। Okay? So stability देख लेते हैं, कुछ टॉपिक्स और आगे देखेंगे, प्लीज राइट इट डाउन। सो हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि CFSC वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। क्लियर? अब एक बात ये भी समझो कि अगर CFSC वैल्यू ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो किन किन फैक्टर्स पे CFSC वैल्यू डिपेंड करता है। तो पहला हम ले रहे हैं दैट इज डेल्टा नॉट। किसका स्प्लिटिंग ज्यादा, CN है, NO2 है और अमोनिया, बस यही चीज चेंज हुआ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CN पहले आता है, NCC, एक C क्या था, साइनाइड था, उसके बाद आता है NO2, उसके बाद आता है अमोनिया। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसका सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, CFSC वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, देन इसकी, देन इसकी। क्यों? अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ लिगेंड्स, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताता है। According to spectrochemical series, something like this, ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके? दूसरा फैक्टर चार्ज ऑन मेटल, इस पे भी डिपेंड करता है। देखो आयरन में यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, चार्ज इस पे ज्यादा होगा, इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। ठीक है? CFSC वैल्यू क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा हो तो स्टेबल भी कौन होगा, स्टेबल भी ये होगा। मैंने क्या कहा, जिसकी CFSC वैल्यू ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इवन अब देखो गौर से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स का 35 आया था, 36 आया था। मैंने कहा था उस समय कि एक्सेप्शनल केस है, इसको मैं CFSC में बताऊंगा। तो CFSC वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। क्यों? एनर्जी इज द मेन क्राइटेरिया टू डिसाइड द स्टेबिलिटी। किसी भी केस में एनर्जी ही डिसाइड करता है, बाकी सारे फैक्टर्स उतनी ज्यादा नहीं है। इवन आप जब कहते हो इनर्ट गैस का भी कॉन्फ़िगरेशन हो, तो एनर्जी ही डिसाइड करती है कि स्टेबल होगा या नहीं। वैसे ही यहाँ पे CFSC वैल्यू स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। CFSC वैल्यू इसकी ज्यादा होती है, इसके कंपैरेटिवली इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। इवन EN क्या है, ये 35 और ये 36। बात समझ में आई होगी। पर डेल्टा नॉट हुआ, दूसरा क्या चार्ज हो गया, तीसरा Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने अभी तक 3D की बात की थी, ये 3D है। 3D के लिए क्या हो गया, sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। जबकि ये 4D और 5D है, Z इफेक्टिव इनका क्या होता है, ज्यादा होता है। Z इफेक्टिव काफी ज्यादा है, हाई Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो इनका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इट विल बी DsP2, ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है? Z इफेक्टिव पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसका आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी कंपैरेटिवली हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 4D और 5D जितने आपके एलिमेंट्स होते हैं वो DsP2 हाइब्रिडेशन शो करते हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ये फिक्स है, एग्जाम में नहीं निकल पाओगे। ये आपको केस याद रखना होगा कि पैलेडियम और प्लैटिनम क्या होते हैं, DsP2 उसका प्लेनर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। DsP3 होगा चलेगा, लेकिन ये दोनों क्या होगा, DsP2 बनाएंगे। फोर्थ फैक्टर इज किलेशन। ठीक है? किलेशन या चिलेशन, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन कॉल इट। ठीक है? चिलेशन कहिए। ठीक है? तो होगा क्या, आपके पास निकल है, एक बार उसके साथ नाइट्रो लिगेंड है, एक बार इथिलीन डायमीन। तो दोनों अलग अलग है। इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और से देखिएगा जो इथिलीन डायमीन है तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, निकल है, इथिलीन डायमीन, समथिंग ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाएगा। समथिंग ऐसा स्ट्रक्चर बना तो रिंग बन जा रही है यहां पे, और रिंग बनने से स्टेबिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी घट जाती है। एज द रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। फॉर्मेशन ऑफ रिंग, रिंग का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम कहते हैं चिलेशन। Chelation is the phenomena by which ring is formed. Those ligands which form the ring are known as chelating ligand या chelating ligand. Ethylene diamine क्या हुआ, chelating ligand हुआ। अगर ये chelation कर रहा है, chelation कर रहा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा CFSC वैल्यू, ज्यादा स्टेबल। ठीक है? तो यहाँ पे डिपेंड करता है CFSC वैल्यू इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा स्टेबल होगी।
और दोनों रिंग बना रहे हो तब क्या करोगे? उस केस में जिसके पास रिंग ज्यादा होगी ज्यादा स्टेबल होगा। इथिलीन डायमीन 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है, 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है, ठीक है। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट याद आया होगा, इसको मैंने यूज किया था कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन में, लीड पॉइजनिंग में, इन सब में। ऑक्सीडेट क्या करेगा? 3 रिंग बनाएगा, 3 रिंग्स, ज्यादा रिंग इसमें EDTA में ज्यादा स्टेबल। चार फैक्टर हमने डिस्कस किए, डेल्टा नॉट, चार्ज, जेड इफेक्टिव एंड चिलेशन। आप चार फैक्टर्स की डिपेंडेंसी पे बता सकते हो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज द होल क्राइटेरिया टू डिसाइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबिलिटी। यही से डिसाइड होता है, आउट फैक्टर आपके पास नहीं आएगा, इन्हीं सब से आप डिसाइड करेंगे। ओके, प्लीज इसको भी देखो। सर्टेन टाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी पे भी सवाल उठते हैं। मान लो मेटल था, उसके साथ एक्स लिगेंड क्या करता है, रिएक्शन करके MLX एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो चार्ज पे दे दे, तो ये इक्विलिब्रियम पे कहा जाए एस्टैब्लिश हो रहा है। तो KF क्या लिखोगे? KF का फॉर्मेशन प्रोडक्ट MLX प्लस L अपॉन मेटल एंड लिगेंड और X, इस तरह से जाएगा आपके पास। KF जितना ज्यादा होगा, देखोगे KF जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा बनेगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी। हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी इससे बढ़ गई। तो हम यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कई बार, जनरली नीट में ही पूछते हैं कि किसमें ज्यादा साइन से कॉम्प्लेक्स बन सकता है। KF की वैल्यू दे देते हैं, एक KF की वैल्यू दे दी आपको 10⁻⁴, B दे दी KF डैश 10⁻⁶, C दे दी KF डबल डैश 10⁻⁻10, D दे दी KF ट्रिपल डैश 10⁻⁷। किसमें ज्यादा साइंस कॉम्प्लेक्स बनेगा? KF, मतलब फॉर्मेशन की टेंडेंसी आपको दे दी गई, क्या होगा आंसर? तो KF के सबसे ज्यादा किसमें है? A में। A क्या करेगा? मोस्ट फेवरेबल फॉर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमने क्रिस्टोफर थ्योरी आज डिस्कस कर ली, CFC पे फैक्टर्स देख लिए, काफी सारे एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। काफी सारे एग्जांपल देखने के बाद एक्सेप्शनल केसेस मैंने नहीं डिस्कस किए, थोड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको होमवर्क में वो देगा, ट्राई करके देखिएगा। ओके, इज ट्राइंग टू सॉल्व दैट, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस पे कई काफी बार पूछे गए। एक होता है Na2FeCN5NO, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या बताना है आपको? आपको हाइब्रिडेशन बताना, ऑक्टाहेड्रल है बट इनर डी आउटर डी, ये सब बताना है, ठीक है। ये बताइएगा, एक ये हो गया आपका होमवर्क में, अच्छा सवाल है। दूसरा हम एक ये बता दे रहा हूँ, आप लोग होशियार हो, बता सकते हो, FeH2O5NO and SO4, इट इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये ब्राउन रिंग बनाता है। इसके बारे में वही सारी चीजें बतानी है, टेक योर टाइम बिकॉज डायरेक्टली सवाल पे बिल्ड होता है, दैट्स व्हाई समझ लेके आप इसको ट्राई कर लो। ट्राई नहीं करोगे, आई विल डिस्कस दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैं इसी को डिस्कस करूंगा। ओके, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का और ब्राउन रिंग, क्या क्या बताना है आपको, चलिए आप बताइएगा मुझे। इन सारे केसेस में हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसके अलावा इनर और आउटर कौन सा डी कॉम्प्लेक्स है, एंड इसके अलावा अगर देखा जाए मैग्नेटिक मोमेंट बता देना, ठीक है। ओके, इतनी चीज आप पता है। हिंट बस मैं ये दे देता हूं, जो NO है इस केस में, दिस NO
दिस इज नॉट NO, दिस इज NO प्लस, नाइट्रोसोनियम भी, ठीक है, गलती ही होती है। ये दोनों कलर शो करते हैं, क्यों? क्योंकि NO अगर होता तो न्यूट्रल होता, NO प्लस आया तो चार्ज आ गया। बोथ ऑफ दिस शो कलर, ठीक है, दे शो कलर, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दे शो कलर इंपॉर्टेंट भी ड्यू टू, देखो प्लस और न्यूट्रल दो चीजें पॉसिबल है ना, चार्ज इसका चेंज होता रहता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। पहले होता है कलर बनाने के कई अलग अलग मेथोडोलॉजी होते हैं, कई अलग अलग रीजन होते हैं। एक तो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, एक क्रिस्टल में अपनी बात की थी तब कलर आया था, जो डिफेक्ट्स आ रहे थे, याद आया होगा आपको। एक चार्ज ट्रांसफर भी होता है, एक होमो ट्रांजिशन होता है। तो ये कलर शो करते इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया सो दैट कि आप प्रैक्टिस करके देख लें। हिंट भी दे दिया कि नाइट्रोसोनियम है, अब ट्राई करोगे तो हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मैं ग्रुप में आपको दे ही दिया था आंसर, ठीक है, वन ऑफ यू हैव सेंड मी द आंसर, दैट वाज करेक्ट, मैंने ग्रुप में अपडेट किया था, तो वो वाला भी हो गया। इसे डिस्कस करेंगे एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। तो नेक्स्ट क्लास में मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास क्या क्या होमवर्क होगा, ये दो क्वेश्चन होंगे शीट में, हिस्टोग्राफी से रिलेटेड हार्डली 5 या 6 सवाल होंगे, आप उसे कर लें। फिर पूरे चैप्टर, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस थ्योरेटिकल कोई न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, तो मैं आपको और एडिशनल पूरे चैप्टर का 90-100 क्वेश्चन और दूंगा, अच्छे से अटेम्प्ट करना। क्या करना है, नोट्स पढ़िए, नाउ यू विल रीड द एनसीईआरटी टू, ये तो पढ़ लो। थ्योरी में हर चीज मैंने कवर की है, बट एनसीईआरटी भी रीड कर लो। तो फर्स्ट नोट्स रीड करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, शीट सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इस क्लास में हम लोग कोर्स ऑफ मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एंड नोट्स आर मोर देन इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ फॉर द थ्योरी पार्ट। न्यूमेरिकल्स के लिए अगेन एनसीईआरटी कर लो, शीट कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो, सफिशिएंट हो जाएगा। इतना कर लो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई कैन गारंटी कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट इजी पार्ट इन पीसीएम एंड पीसीबी बोथ, ठीक है। बट कंफ्यूजन ये होता है, बहुत लोग एक्सेप्शंस ही पढ़ते रहते हैं, एक्सेप्शन उतने नहीं पूछे आते, जो पूछे आते हैं मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन इन दोनों पे बन सकता है तो मैंने लिख दिया। वी विल डिस्कस दिस टू। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द शीट एंड सेंड मी द सॉल्यूशन प्लीज। पता है कि आजकल मौसम थोड़ा खराब चल रहा है एंड आपके पास कोरोना फैला हुआ है एंड यू आर बिट स्केयर्ड, बट प्लीज यूटिलाइज करें टाइम को और सॉल्यूशन को सेंड करें। सॉल्यूशन सेंड करो और आपको पता चल जाएगा, जब प्रीवियस ईयर लगाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 99% ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बेस्ड ऑन द थ्योरी। जो क्लासेस हैं उस पे सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी तो बस सेक ऑफ रेफरेंस की कैसे लिखा जाता है बोर्ड्स में, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अदर्स थ्योरी इज इनफ, ठीक है। तो प्लीज थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, एनसीईआरटी रीड कर लो, प्रीवियस ईयर भी देख लो, शीट सॉल्व करो, ओके। एंड प्लीज सॉल्व कीजिए आप लोग, तो आप लेजी हो